हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य में अगला व्यक्तित्व पढ़ते हैं मौर्य वंश में बिंदुसार। बिंदुसार के समय हमें क्वेश्चन कम मिलते हैं बिंदुसार के बारे में, लेकिन एक दो महत्वपूर्ण जो कंटेंट मिलते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बिंदुसार का कार्यकाल जो है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व था, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल है वो हमने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व कार्यकाल लिखा था। ये चंद्रगुप्त का कार्यकाल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार के बारे में अलग अलग मान्यताएं आती है। एक तरह से चेहरे पर ललाट पर बिंदु होने के कारण उसका नाम बिंदुसार रखा जाता है, कुछ मान्यता ये भी कहती है। और बिंदुसार जो है वो सिजेरियन बालक था, पहला सिजेरियन सम्राट भी कह देते हैं हम। एक तरह से गांव वालों द्वारा बजाया जाता है कि उसकी माता जो है जब गर्भवती थी तब उसके ऊपर एक छप्पर गिर जाता है और माता की मृत्यु हो जाती है, तो बिंदुसार को एक तरह से सर्जरी करके बचाया जाता है। तो सिजेरियन सम्राट भी हम कह सकते हैं बिंदुसार को, और प्रथम सिजेरियन सम्राटों में से एक था। बिंदुसार जो है इसका धर्म आजीवक आता है, अति महत्वपूर्ण है। आजीवक के संदर्भ में खासकर मखलीपुत्र गोशाल के बारे में यह हमें पूछा जाता है। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, वहीं बिंदुसार जो है उसने आजीवक धर्म भाग्यवादी धर्म होता है और यहां पर एक तरह से कर्मों का कोई योगदान नहीं होता। एक तरह से भाग्य के अनुसार पूर्व नियोजित फल माना जाता है। तो भाग्यवादी धर्म में आजीवक धर्म के संस्थापक माने जाते हैं मखलीपुत्र गोशाल। ये हमने जब जैन धर्म की बात की थी तब इसके बारे में चर्चा की। मखलीपुत्र गोशाल है, श्रावस्ती इसका मुख्य केंद्र था। बिंदुसार जो है इसके समय तक्षशिला में दो विद्रोह होते हैं। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए और क्रमशः अशोक और सुसीम, जो उसका अशोक का एक भाई, दोनों बिंदुसार के पुत्र, उनके द्वारा विद्रोह का दमन किया जाता है। एक तरह से अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तक्षशिला में जनता ने। तो इसके समय विद्रोह के संदर्भ में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री जो चाणक्य है, कुछ समय के लिए बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। बिंदुसार की सभा में एक तरह से 500 मंत्रियों की परिषद मिलती है और इस परिषद का मुखिया प्रधान खल्लाटक आता है। तो बिंदुसार के यहां राजकीय कार्यों में सलाह देने के लिए 500 मंत्रियों की परिषद थी, जिसका मुखिया खल्लाटक था। और कुछ समय के लिए चाणक्य जो है वो बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा था। तत्पश्चात राधागुप्त उसका प्रधानमंत्री बना, जो अशोक के समय भी कुछ समय के लिए रहा था। बिंदुसार के समय साम्राज्य में 4 ही प्रांत थे, एक तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। और इसके समय जो मेगस्थनीज की राजदूत की परंपरा थी, जैसा कि पहला राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, सेल्यूकस का राजदूत था, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। इसी राजदूत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेगस्थनीज के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था, अर्थात मेगस्थनीज की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इस समय सीरिया का एंटियोक्स बिंदुसार का समकालीन था और एंटियोक्स ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा हमें यह भी विवरण मिलता है कि मिस्र का टोलेमी फिलाडेल्फस जो है वो डायोनिसियस राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है। कुछ एक विवरण जो है इसको अशोक का समकालीन बताते हैं। तो एक राजदूत डायोनिसियस आता है जो मिस्र के टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के समय उसके दरबार में आता है। सीरिया के एंटियोकस द्वारा एक तरह से बिंदुसार से पत्र व्यवहार किया जाता है और
उसने यूनानी राजा को ये कहलवा भेजा कि आप पहले तोड़ वाली सादा देसी मदिरा, कुछ कुरकुरे, सूखे मेवे, अंजीर और एक दार्शनिक भिजवाने की कृपा करें। तो यूनानी शासक ने बिंदुसार को यह कहलवा भेजा कि एक तरह से जो अंगूरी शराब है, अंगूरी मदिरा है, वो भी दे सकता है, वह सूखे मेवे भी दे सकता है, लेकिन यूनानी कानून जो है वो दार्शनिक बेचने की इजाजत नहीं देता, तो दार्शनिक उसके द्वारा नहीं भेजा जाता। ये बिंदुसार के संदर्भ में हमें यूनानियों से पत्र व्यवहार के माध्यम से एक कहानी का विवरण मिलता है। तो बिंदुसार के समय डाइमेकस का पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री का पूछा जा सकता है, आजीवक संप्रदाय का पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बिंदुसार के दीपवंश और महावंश जो सिंगली ग्रंथ है उसमें हमें 100 पुत्र मिलते हैं। तो अगला जो शासक बनता है गृह युद्ध के पश्चात शासक होता है अशोक महान, अशोक मौर्य। और अशोक मौर्य का जो काल है वो 269 जो राज्याभिषेक की तिथि है उसकी यहां से माना जाता है। हालांकि 273 ईसा पूर्व से इसके भाइयों में गृह युद्ध होता है, तो 4 वर्ष तक गृह युद्ध के पश्चात वह राजा बनता है। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व लगभग कालक्रम जो है वो अशोक मौर्य का आता है, बिंदुसार का पुत्र होता है। और अशोक के संदर्भ में हमें बहुत सारे नवाचार मिलते हैं मौर्य काल में, जो अशोक के द्वारा एक तरह से लागू किए जाते हैं। अशोक के संदर्भ में पहली जानकारी 2 सिंगली अनुश्रुतियां देती है, दीपवंश और महावंश। महावंश का लेखक महानाम मिलता है, दीपवंश का लेखक अज्ञात मिलता है। ये श्रीलंकाई अनुश्रुतियां होती है, सिंगली ग्रंथ जिनको कह दिया जाता है, और ये विवरण देते हैं कि उसने गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या की और तत्पश्चात वह राजा बनता है। अर्थात 4 वर्ष गृह युद्ध होता है और 269 ईसा पूर्व में 4 वर्ष बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो राज्याभिषेक की तिथि महत्वपूर्ण रहेगा और आगे की जो घटनाएं हैं वो राज्याभिषेक की तिथि से ही एक तरह से निर्धारित होती है। तो प्रारंभिक जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दीपवंश और महावंश है। अशोक के बारे में एक और प्रारंभिक उपाधि हमें मिलती है, चंडाशोक। और ऐसी मान्यता है कि एक तरह से वो कुरूप था और इस कुरूपता पर जब व्यंग्य किया जाता है महिलाओं द्वारा, तब उसने बहुत सारे महिलाओं और बच्चों को का वध करवा दिया था। इस वजह से क्रूरता के कारण इसको चंडाशोक भी कहा जाता है। और बहुत सारे विवरण ये देते हैं, जानकारी देते हैं कि उसने पाटलिपुत्र नगर के बाहर एक नरक द्वार बना रखा था। तो चंडाशोक जो है वो उसकी क्रूरता पर व्यंग्य के फलस्वरूप बहुत सारी महिलाओं की हत्या कर दिए जाने के कारण कह दिया जाता है। अभिलेख जो है वो अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख करते हैं। तो देवानाम प्रियदर्शी इसकी उपाधि आती है और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ देवताओं का प्रिय। यह देवताओं का प्रिय राजा, दिखने में जो प्रिय हो, सुंदर लगता हो, तो देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि है। हमें यहाँ सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि जो है वो कितने मौर्य शासक धारण करते हैं। तो 2 मौर्य शासक जो है वो देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करते हैं और एक यूनानी राजा श्रीलंका का शासक तिष्य जो है वो भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है। देवनाम प्रियदर्शी उसको अभिलेखों में कहा गया है। अधिकांश अभिलेख जो है वो उसकी इस उपाधि का विवरण देते हैं। इसकी एक अन्य उपाधि आती है भाब्रू शिलालेख में, और भाब्रू शिलालेख में इसको कहा गया है मगध का राजा। तो इसकी एक और उपाधि हो गई मगध का राजा। ये बैराट शिलालेख जो है, भाब्रू शिलालेख जो कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया, इसमें हमें इसकी उपाधि मिलती है। जो पुराण है संस्कृत ग्रंथ, उसमें हमें एक तरह से इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन है। इसका मूल नाम अशोक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मुख्य रूप से 4 अभिलेख देते हैं, जिनमें से मास्की, गुर्जरा,
नेटूर और उद्देकोलम, 4 अभिलेख जो है उसकी उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख न करके अशोक मूल नाम का उल्लेख करते हैं। तो ये बहुत सारी उपाधियां होगी, खासकर देवनाम प्रियदर्शी का याद रखें। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे टाइटल जो है अशोक के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला, गृह युद्ध के पश्चात अपने भाइयों को पराजित करने के उपरांत उसने राज्याभिषेक करवाया। तो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है अशोक का। और राज्याभिषेक से पूर्व हमने देखा कि मौर्य काल में 4 मुख्य प्रांत थे और 4 प्रांतों में जो अवंती प्रांत था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। तो ये उज्जैन का गवर्नर होता है, ये अति महत्वपूर्ण बात होती है। और उसके राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्स जीव भी कर देता है कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो उज्जैन का गवर्नर था राज्याभिषेक के पूर्व और उसके पश्चात वह शासक बनता है 269 ईसा पूर्व में, 4 वर्ष के गृह युद्ध के उपरांत। ज्यादातर जो घटनाएं अब राज्याभिषेक के उपरांत ही एक तरह से उल्लेखित होगी, इसके विवरण के संदर्भ में देखा जाए तो राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त भी, इसके साथ साथ भिक्षु निग्रोध का भी नाम आता है, इन्होंने इसको बौद्ध मत में दीक्षित किया। तो राज्याभिषेक के 4थे वर्ष का मतलब ये हो गया 265 ईसा पूर्व में, 4थे वर्ष में भिक्षु उपगुप्त या निग्रोध द्वारा इन्हें सबसे पहले बौद्ध मत में दीक्षित किया गया एवं पूरी तरह से वह बौद्ध धर्म का मतान्वयी हो जाता है। मोगली पुत्र तिश, जो तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, उसके नेतृत्व में ये पूर्णतः बौद्ध मतान्वयी बना। उसके बौद्ध मतान्वयी होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है, साक्ष्य अशोक का है भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख जो है उसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आते हैं, बुद्ध धम्म संघ, इसमें निष्ठा व्यक्त की गई है। तो बौद्ध अन्वयी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है भाब्रू शिलालेख, जहां बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में निष्ठा व्यक्त की गई है। पूरी तरह बौद्ध मतान्वयी बन जाता है मोगली पुत्र तिश के प्रभाव में, जिसके नेतृत्व में बौद्ध संगीति होती है, तीसरी बौद्ध संगीति। उपगुप्त द्वारा प्रारंभ में इसको बौद्ध मत में दीक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अशोक के समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो एक ही था, कलिंग का युद्ध। और 261 ईसा पूर्व अर्थात राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अति महत्वपूर्ण घटना है, इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। और इस युद्ध के समय एक तरह से कलिंग का शासक नंदराज बताया जाता है कि नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। नंदराज के समय उसने व्यापारिक कारणों से बंदरगाह पर अधिकार करने के लिए कलिंग, जो कि एक तरह से हाथी दांत के व्यापार के लिए, हाथियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल था, तो व्यापारिक कारणों से कलिंग पर आक्रमण किया और नंदराज को पराजित किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए जाते हैं। इस युद्ध में घायलों को और जो शव है उनको देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया। अब उसकी नीति जो है वो रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति आती है, धर्म का प्रचार करता है। तो उसने भेरी घोष या रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। रणभेरी जो है वो युद्ध में बजने वाला वाद्य यंत्र होता है। इसका उल्लेख हमें 4थे शिलालेख में मिलता है। 4थे शिलालेख में रणघोष के स्थान पर धम्म घोष का उल्लेख किया गया है और इसके कलिंग युद्ध का उल्लेख जो अति महत्वपूर्ण है, हमें रीट का क्वेश्चन भी मिला, 13वें शिलालेख में आता है। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में है और रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का उल्लेख 4थे शिलालेख में आता है। उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म की नीति अपनाई और धर्म के प्रचार हेतु उसने बहुत सारे जो धर्म प्रचारक हैं उनकी नियुक्ति की। तो कलिंग के संदर्भ में हमें ज्यादा से ज्यादा संभावना 13वें शिलालेख की मिलती है या फिर एक तरह से उसका वर्ष पूछा जा सकता है। अब ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय साम्राज्य में जो प्रांत थे वो 4 प्रांत थे, जैसे उत्तरापथ
और इसकी राजधानी हमने लिखी थी तक्षशिला। और प्राच्य जो प्रदेश था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र आती है। दक्षिणापथ एक प्रांत था और दक्षिणापथ की राजधानी हमने शूवरणगिरी लिखी थी। अवंती पश्चिमी प्रांत, उसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी लिखी थी इस संदर्भ में। और पांचवा प्रांत अशोक द्वारा कलिंग को जीता जाता है और पांचवें प्रांत की राजधानी उसने बनाया था तोशली को। तो उसके पांचवें प्रांत जो ऐड किया जाता है, चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे और पांचवा प्रांत कलिंग जीतने के बाद कलिंग को बनाया। इसकी राजधानी तोसली होती है। दो प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जोगढ़ और संपा, जहां पे उसके अभिलेख भी मिले हैं। तो प्रशासनिक केंद्र है जोगढ़ और संपा, राजधानी है तोशली। आगे बढ़ते हैं और राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष के बाद हम बात कर लेते हैं अशोक द्वारा तेरहवें वर्ष या फिर 12वां वर्ष भी आता है। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, मतलब ये हो गया कि लगभग 256 ईसा पूर्व की बात थी। और उसने अपने सर्वोच्च अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म के प्रचार हेतु उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये जो धम्म है इसकी परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। राहुलोवाद सुत्त धम्म की परिभाषा देता है। दूसरे स्तंभ लेख में वह पूछता है कि धम्म क्या है और 7वें स्तंभ लेख में इसका जवाब देता है कि बहुत से लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य, इसके साथ साथ सकारात्मक बातें जो है उनका उल्लेख एवं नकारात्मक बातों जैसे ईर्ष्या, जैसे क्रोध, इनका परित्याग करना ही धम्म है। तो बहुत से लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य या नैतिकता का आचरण करना, एक तरह से बुजुर्गों की सेवा करना जो है वो धम्म है। एवं नकारात्मक बातों को एक तरह से निषेध किया गया है। इसमें धम्म की परिभाषा 7वें स्तंभ लेख में मिलती है और मूलतः धम्म की परिभाषा जो है वो राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। उसके धम्म महामात्र अधिकारी जो है उसके साम्राज्य के प्रांतों में लगभग 5वें वर्ष में दौरा करते हैं, जबकि उज्जैन और तक्षशिला जो क्षेत्र है वहां पर उसने प्रति तीसरे वर्ष बाद इन धम्म महामात्र अधिकारियों को धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। तो धम्म महामात्र अधिकारियों द्वारा जो की गई यात्रा है, धर्म का जो प्रचार है वो बौद्ध धर्म में, खासकर हम मौर्य काल में अनुशयान भी कह देते हैं। तो अनुशयान धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं और उसके धर्म के प्रचार हेतु जो प्रचारक भेजे गए, कुछ एक उनका नाम हमें मिलता है। तो उनमें हम देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन हमें श्रीलंका के प्रचारक के संदर्भ में, जो उसके पुत्र और पुत्री थी उनके संदर्भ में ही मिलता है। तो उसने सिंगल द्वीप या श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म महामात्र के रूप में, एज ए धम्म प्रचारक के रूप में भेजा था। स्वर्ण भूमि जो बर्मा है वहां पर उसने अपने पुत्र सोन और पुत्री उत्तरा को भेजा था। हिमालय क्षेत्र में उसने मध्यम को भेजा, ये एक धर्म प्रचारक था। इसके अलावा महाराष्ट्र में उसके द्वारा महाधर्म रक्षित भेजा गया एवं कर्नाटक में जो वनवासी है वहां पर उसने अपना धर्म प्रचारक रक्षित भेजा। खासकर श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा भेजे गए, उनके बारे में हमें ज्यादा पूछा जाता है। वो धम्म महामात्र के संदर्भ में हमने बात की। तो धर्म के प्रचार हेतु उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो सर्वोच्च अधिकारी थे, धम्म महामात्र अधिकारी पूछा जा सकता है। और धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख जो है उसके 5वें शिलालेख में आता है, अर्थात 5वें शिलालेख आगे हम बात करेंगे
इसमें धम्मामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, जैसे कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था, इसका एक प्रमाण उसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। तो 4 बौद्ध संगीतियां होती है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व लगभग राज्याभिषेक के 18वें वर्ष की बात थी। यहां पर उसने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है वो मोगलीपुत्र तिश था। मोगलीपुत्र तिश को अध्यक्ष बनाया गया था। शासन इस समय अशोक मौर्य का होता ही है। और इस संगीति की महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बौद्ध संगीति में हमने देखा कि पहले 2 पिटक, सुत पिटक और आनंद द्वारा, एक तरह से सुत पिटक एवं उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति में स्त्रीर और महासांगिक का विभेद हो जाता है और इसमें मोगलीपुत्र तिश द्वारा तीसरा जो पिटक था, अभिधम पिटक, इसका संकलन किया गया। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक जो सिद्धांत है उनका विवरण देता है। तो अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिश के द्वारा किया गया था इस संगीति में। और मोगलीपुत्र तिश के ही प्रभाव में अशोक पूरी तरह बौद्ध मतानुयायी हो जाता है, हालांकि उपगुप्त ने उसको प्रारंभिक रूप में दीक्षित किया था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उसने बुद्ध की जन्मभूमि 249 ईसा पूर्व आता है लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी के लोगों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ के लोगों से लिया जाने वाला भूमि कर कम कर दिया जाता है। जो 1/6 भाग था वो अब 1/8 भाग ही लिया जाता है। तो भूमि कर कम किया, वहीं धार्मिक कर समाप्त कर दिया जाता। बुद्ध की जन्मभूमि थी लुम्बिनी, जिसकी यात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक द्वारा की गई थी। राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में उसने राजस्व और ग्रामीण अधिकारी की नियुक्ति की। अति इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका एक अधिकारी राजुक था। ये राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में इसका मुख्य काम न्याय करना और ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करना भी था। इसको जिला अधिकारी भी कहा जा रहा है एक तरह से। तो राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में एक अधिकारी राजुक की उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। वो न्याय और राजस्व संबंधी मामले जो है वो मुख्य रूप से देखता था। ये उसके राज्याभिषेक से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनका हमने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं और अशोक के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो है उनका हम जिक्र करते हैं। अशोक के ही संदर्भ में मौर्य काल में पहली बार हमें कुछ गुफाएं मिलती हैं और गुफा लेख के संदर्भ में हम देखते हैं कि अशोक ने आजीवक साधुओं को बिहार के 12 बार में कुछ गुफाएं दान में दी थी। तो 12 बार गुफाएं आजीवक साधुओं को दान दी जाती है अशोक द्वारा। ये बिहार में अवस्थित थी और इन गुफाओं में हम देखते हैं कि कुछ गुफाएं करण गुफा, करण चौपड़, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी, ये 3 गुफाएं जो है ये अशोक के द्वारा निर्मित की गई आजीवक साधुओं के लिए। एक तरह से आजीवक साधुओं को ये गुफाएं दान में दी जाती है। एक तरह से काष्ठ और पत्थर से निर्मित गुफाएं। और पहली बार गुफा लेख का उदाहरण भी हमें मौर्य काल में ही मिलता है। करण चौपड़ साथ साथ आते हैं और एक तरह से कापड़ शब्द का उल्लेख अभिलेख लेखक के रूप में मिलता है हमें। तो मौर्यकालीन कुछ अभिलेखों का लेखक मिलता है कापड़, जबकि करण चौपड़ जो है वो गुफा का नाम होता है। इन 3 गुफाओं में चौथी गुफा जो है वो लोमस ऋषि की गुफा होती है और इसका निर्माता होता है उसका पौत्र दशरथ। बिहार में ही आजीवक सन्यासियों को नागार्जुनी गुफाएं जो है वो दान में दी जाती है और नागार्जुनी गुफाएं जो है अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा आजीवक सन्यासियों को दान दी गई। और ये मुख्य रूप से 3 गुफाएं होती है, गोपी गुफा, वापी गुफा और पदथिक गुफा। तो नागार्जुनी गुफाएं हैं, उनका निर्माता दशरथ माना जाता है जो उसका पुत्र था। गोपी, वापी और पदथिक दशरथ ने ही
12 गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। 3 गुफाएं करण चौपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी गुफाएं, उनका निर्माता माना जाता अशोक मौर्य। शेष बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रशासन से संबंधित, राजस्व व्यवस्था से संबंधित, समाज और धर्म से संबंधित। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।